हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीट स्टडी। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेबी के जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनके बारे में, और आईआरसीटीसी के क्वार्टर 1 के नतीजे कैसे रहे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट है तब ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो डिस्कशन करते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या लाइव अपडेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं लाइव मिनट का लाइव आर्टिकल है, इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स न्यू रूल्स फॉर मल्टी कैप फंड्स एक्सप्लेन्ड इन 5 पॉइंट्स। तो बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, उससे रिलेटेड ही ये रूल है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले यही देखते हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड लार्ज कैप है या फिर स्मॉल कैप है या मिड कैप है। तो हम उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में होता है। इवन निफ्टी 50 की भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के, उन्हीं में रहता है। तो उसी से रिलेटेड सेबी ने न्यू गाइडलाइंस फ्रेम करी हैं। वो भी हम देखेंगे कब से वो गाइडलाइंस जो फ्रेम की हैं इन्होंने वो एप्लीकेबल होंगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर इनका क्या असर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन इक्विटीज। तो इनको जो भी मल्टी कैप फंड्स हैं इनको अपना जो भी इनका फंड है, जो भी इनका साइज है, उसका 75% इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पूरी न्यूज़ देखते हैं। सेबी इन ए रिसेंट सर्कुलर हैज ट्वीक्ड द एसेट एलोकेशन रूल फॉर मल्टी कैप फंड्स ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली जो ये रूल्स हैं ये मल्टी कैप फंड्स के लिए हैं। अब मल्टी कैप फंड्स में बेसिकली कौन कौन से फंड्स आते हैं, लार्ज कैप फंड आते हैं, स्मॉल कैप आते हैं और मिड कैप आते हैं। तो अब इनको हर फंड्स को अपने को डाइवर्सिफाई करना होगा और कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज रखना होगा। तो आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेबी सर्कुलर ऑन एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड्स, द चेंजेस इन द पोर्टफोलियो एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप स्कीम्स हैव बीन डन टू ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी जो भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जब मिड कैप फंड्स होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है और वो कभी कभी कैश ट्राइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं फ्रैंकलिन टेम्पटन का क्या सिचुएशन रहा था, आरबीआई ने खुद आगे आके उनकी मदद की थी। द सर्कुलर रीड इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टी कैप फंड्स अक्रॉस द लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप companies and be true to level it has been decided to partially modify the scheme characteristics of multi cap fund। तो बेसिकली ये 5 फंड जो इन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर यही है कि कैसे कैसे आगे डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो देख लेना ध्यान से किस किस फंड में कितना कितना परसेंटेज रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, ए मल्टी कैप फंड विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल डेट इन इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनको जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 75% इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो प्रेजेंटली था 65%। तो 65% से बढ़ा के अब 75% कर दिया है। तो दोस्तों डेफिनेटली जो भी जब ये पोर्टफोलियो जब भी जो मॉडिफाई होंगे लार्ज कैप से वो पैसा निकाला जाएगा और वो स्मॉल कैप और मिड कैप में जाएगा, तो डेफिनेटली हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ जो शेयर्स हैं उनमें भी हमें तेजी आती हुई देखने को मिले। तो आगे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड्स होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 75% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। तो कैसे कैसे वो इन्वेस्टमेंट होगा आप देख सकते हैं। मिनिमम एलोकेशन टू लार्ज कैप कंपनीज 25%, मिनिमम एलोकेशन टू मिड कैप कंपनीज 25%। पहले ऐसा इतना कुछ खास नहीं था ये, अब तो मिनिमम 25% आपको मिड कैप में भी और कम से कम 25% आपको स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट फंड मैनेजर्स ऑफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर देयर चॉइस। तो वही चीज़ मैंने पहले बोल दी आपको, पहले इनकी चॉइस होती थी, ये चाहें तो पूरे का पूरा पैसा भी ये लार्ज कैप फंड में दिखा देते थे और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इतना पैसा नहीं डालते थे। तो टॉप 100 स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आर बेस्ड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स हैं, उनका भी जो ज़्यादा पैसा है वो लार्ज कैप फंड्स में ही है। तो हो सकता है लार्ज कैप फंड्स में आने वाले टाइम में कुछ हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी देखने को मिले और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में भी आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा फंड्स इन्फ्यूजन आता हुआ देखने को मिले। जब फंड्स इन्फ्यूजन होगा तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें रैली आती हुई देखने को मिल सकती है, वो कुछ शेयर्स उनमें से अच्छे रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो सेबी हैज़ provided time till January 31, 2021 to mutual fund houses to comply with the latest rule। तो इनको टाइम दिया गया है 31 जनवरी 2021 तक का, तब इनको ये रूल्स को फॉलो करने का। विद इन मंथ ऑफ AMFI रिलीजिंग द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो हो सकता है कि आने वाले एक समय में, एक महीने के अंदर AMFI दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जो भी ये एसोसिएशन होती है जो म्यूचुअल फंड को देखती है, वो आने वाले टाइम में कैटेगराइज करके बताएगी कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ये स्मॉल कैप्स हैं और ये मिड कैप्स हैं।
Currently, the portfolio of most multi-cap funds is biased towards large cap with 65% to 95% of the portfolio in large cap stocks. तो ऑलरेडी आपको पता है कि 65% टू 95% ये किसकी तरफ है, लार्ज कैप्स की तरफ है। तो डेफिनेटली यहाँ से ये पैसा निकलेगा। आप देख सकते हैं अगर किसी कंपनी ने 100 में से 65% अगर लार्ज कैप में डाला हुआ है तो उसको वो कम से कम निकाल के उसमें से स्मॉल कैप और मिड कैप में 25% डालना पड़ेगा। एज पर द लेटेस्ट रूल म्यूचुअल फंड विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट मोर देन 50% इन लार्ज कैप्स। तो आप लार्ज कैप में 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सपोज करो किसी कंपनी ने 70% ही इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप में, तो अब वो मैक्सिमम कितना कर सकती है, 50% कर सकती है। तो अब जो 20% बचेगा वो या तो वो 10% स्मॉल कैप में डाले या फिर 10% मिड कैप में डाले। तो वो मैक्सिमम जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 50% ही कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, हो सकता है उनमें कुछ टाइम के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले, बट अभी ये नहीं है कि कल जब परसों जब भी कभी मार्केट शुरू होगी तो एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम लगेगा, वो देखेंगे हम आने वाले टाइम में। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि अभी आपको जो ये फंड्स है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी के लिए आपको घबराना नहीं है, अभी ये टाइम दिया गया है। तो देखना होगा कि एमएफआई कौन कौन से स्टॉक्स को कैटेगराइज करती है, पहले वो सारा कैटेगराइजेशन हम एक बार ट्राई करेंगे, उसको एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो अभी आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। तो IRCTC Q1 रिजल्ट्स, कंपनी रिपोर्ट्स नेट लॉस ऑफ ₹25 करोड़ ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप देख सकते हैं IRCTC के Q1 के नीचे आ चुके हैं, कंपनी ने नेट लॉस दिखाया है, आप देख सकते हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये तो IRCTC ने ऑलरेडी बोला था कि इनके जो फर्स्ट 2 या फिर 3 क्वार्टर्स होंगे उनमें ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। आपको पता है रेलवे की अभी सारी गतिविधियां रुकी पड़ी हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अभी हम देखेंगे कि ये इनको सेक्टर वाइज कितना लॉस हुआ है और क्या क्या कंपनी के एस्पेक्ट्स और क्या बाइंग लेवल होने चाहिए, इस लेवल पे बाइंग करना है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस कर लेते हैं कि ईटी की न्यूज़ है। IRCTC ऑन Friday reported a net loss of ₹24.60 crore in the quarter ended June 2020 against profit of ₹72.33 crore a year ago। तो इनको लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था वो 72.33 करोड़ के आसपास का था। तो अभी कंपनी लॉस में आ चुकी है। ये बेसिकली आपको पता है कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन के कारण हुई है। कंपनी अभी टोटली डेट फ्री कंपनी है और कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कंपनी आने वाले टाइम में OFS लेके आए, तो जैसे कंपनी OFS लेके आती है तो पहले क्या करती है कंपनी, हमने ऑलरेडी डीमार्ट में सिचुएशन देखी है, पहले वो उस कंपनी उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ा देती है, फिर जब प्राइस हाई पे चला जाता है तो वहाँ पे आके उसका OFS आता है और वो नीचे चला जाता है। लाइक अभी वो 1300 रुपये पे चल रहा है तो OFS आएगा 1700 के आसपास और जो प्राइस होगा वो 1500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अभी आप वेट कीजिए अभी इस शेयर में, क्योंकि कंपनी ने खुद कह रखा है कि अभी उनके 2 से 3 क्वार्टर ऐसे ही स्ट्रेस में रहने वाले हैं। तो जो भी आगे बाइंग लेवल बनेंगे इसके वो हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो न्यूज़ देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द क्वार्टर ट्रेन ऑपरेशंस केम टू ए वर्चुअल स्टैंड स्टिल विद द गवर्नमेंट अलाउइंग जस्ट ए फ्यू ट्रेन्स टू रन, दैट टू इन लेटर स्टेजेस ऑफ द लॉकडाउन। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि गवर्नमेंट ने पहले तो 100 ही ट्रेनें चलाई थी, बहुत सी जो ट्रेन है लाइक राजधानी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनें भी बंद पड़ी हुई थी। तो डेफिनेटली इसके वजह से कंपनी को जो IRCTC है उसको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द रेलवे टिकट, अब रेलवे की टिकट की बिक्री ही नहीं है तो वो भी प्लंज कर गया 71.40% टू ₹131.33 करोड़ फ्रॉम ₹49.23 crore a year ago. The company does not foresee any adverse impact on the supply chains as and when the business is resumed whenever the operations were curtailed or have remained suspended on account of present pandemic। तो कंपनी को वैसे ऐसा कुछ सप्लाई चेन का इशू तो नहीं हुआ, बट मेन इशू यही था कि कंपनी लॉकडाउन में जब ट्रेन ही नहीं चल रही थी तो ये सारी चीज़ें उनकी इफेक्ट होती हुई देखने को मिली। अब रेवेन्यू फ्रॉम कैटरिंग भी काफ़ी कम हो गया कंपनी का, आप देख सकते हैं 89.89 करोड़ फ्रॉम ₹271.95 करोड़ फ्रॉम इंटरनेट टिकटिंग, ₹35.22 करोड़ फ्रॉम, ये देखो आप इंटरनेट बुकिंग टिकटिंग से भी रेवेन्यू कम हुआ। हर जगह रेल नीर जो आपने देखा होगा, कभी आपने ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो ब्लू कलर की इनकी 15 रुपीज़ की बोतल आती है रेल नीर की, वो भी अभी देख सकते हैं आप वो कहाँ पे कितना नीचे सफ़र करके 3.25 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि 58 करोड़ के आसपास होता है इनका लास्ट फिस्कल में। तो कंपनी ने हर जगह यहाँ पे लॉसेस दिखाए हैं। तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। IRCTC आपको होता है मोनोपोली वाला बिजनेस है, आप पेटीएम से टिकट बुक कीजिए या फिर मेक माई ट्रिप, जो भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से भी जो एप्लीकेशन है जहाँ से टिकट बुकिंग का आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आप अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं तो आपको जो बैकएंड यूज़ करना पड़ता है वो IRCTC है, क्योंकि IRCTC की टोटली मोनोपोली है। तो कंपनी एक तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी अच्छी है, बट अभी की सिचुएशन खराब है। तो जब तक ये थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक आप इसको आप जस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, अभी यहाँ पे बाइंग मत कीजिए। अभी हो सकता है कि इनका जो Q2 का रिजल्ट आए वो इससे भी थोड़ा सा खराब हो सकता है अगर ज़्यादा ट्रेनें ऑपरेशन में नहीं आई।
तो दोस्तों सारी न्यूज़ के ऊपर हम फोकस रखेंगे, जो भी न्यूज़ रहेगी मार्केट में सब हम वन बाई वन करके एनालिसिस करते रहेंगे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश या फिर जो भी न्यूज़ रहती हैं वो जो स्टडी से रिलेटेड रहते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस डालता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।